नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुख करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर, जहां पहली और बड़ी खबर है संसद से जुड़ी हुई। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। इस दौरान लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर पर चर्चा होगी। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले संसद के इस सत्र का अंतिम दिन होने के कारण सरकार के एजेंडे को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है, जहां पीएम मोदी भी शाम 5 बजे विदाई भाषण देने वाले हैं। संसद के दोनों सदनों में अयोध्या में मौजूद राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अल्पकालिक चर्चा होने वाली है। ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान विपक्ष की ओर से कुछ न कुछ बयानबाजी भी हो सकती है। कार्यसूची में उस दिन सदन में उठाए जाने वाले एजेंडे के मुख्य विषय शामिल होते हैं और आमतौर पर इसे सत्र की अवधि के दौरान बैठक की तारीख से 2 दिन पहले दैनिक रूप से जारी किया जाता है। अंतिम एजेंडा कार्य की संशोधित सूची में शामिल है और आज जो बैठक होने वाली है इसमें पूरी तरह से उम्मीद है राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा होने की। खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या लगातार जिस तरह से राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, आज जो चर्चा होने वाली है, इसके पीछे भी सरकार की मंशा है कि एक बार फिर से जनता के बीच इस मुद्दे को भुनाया जाए? जी, बात सही है। आज संसद का बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और आज इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और जो चर्चा होगी आज वो अयोध्या के ऐतिहासिक श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर आज चर्चा होगी। और दूसरी चीज ये भी आपको बता दें कि भाजपा ने एक व्हिप जारी किया है कि आगामी इसमें जो है राम मंदिर को लेकर उसको जो अंतिम जो चर्चा की जाएगी, आज अंतिम इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जो है आज अंतिम भाषण देंगे। इस अंतिम बजट का अंतिम सत्र का आज विदाई भाषण देंगे। शाम को 5 बजे इस भाषण को प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे और इससे पूरे लोकसभा के सारे लोगों को संबोधित करेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे आज जो विदाई भाषण देंगे इसके माध्यम से। किरण जी राजेश, क्या आज सदन में हंगामा भी देखने को मिल सकता है? विपक्ष की ओर से कोई बयानबाजी सामने आने की उम्मीदें हैं? ऐसी बात है कि अगर सत्र चलता है तो हंगामा होता है। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि आज जो बजट संसद का आज अंतिम बजट सत्र होगा, इसमें जो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 चुनाव को बहुत बड़े मुद्दे पर इसको मुद्दा बनाएगी और इसी के सहारे 2024 नैया भी पार लगाने की बीजेपी जो है कोशिश करेगी, लगातार कोशिश करेगी। क्योंकि ये ऐतिहासिक काम जो अयोध्या मंदिर का ऐतिहासिक काम जो हुआ है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके माध्यम से बीजेपी लगातार राम मंदिर के नाम राम मंदिर को मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती रही है। राम के नाम को पूरे देश में बिल्कुल राजनीतिक मुद्दे पर भुनाने की कोशिश करती है। तो लगातार जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है राम मंदिर के मुद्दे को ही 2024 में अपना सबसे बड़ा एजेंडा बनाएगी। क्या राजेश, लोकसभा चुनाव में लगातार जिस तरह से बीजेपी की ओर से राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया है, उन्हें इसमें कुछ सफलता मिल सकती है? बिल्कुल किरण, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, तो वहां पे आपने देखा हो किस तरह की जनता हमारे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जनता जो है राम मंदिर को देखने के लिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए लालायित थी। और वहां पर अयोध्या में अभी अभी आज भी करोड़ों की संख्या में वहां पे अब तक लोग पहुंच चुके हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि हमारे देश की जनता जो है वो सनातन धर्म से लेकर सनातन धर्म को अपनाना मतलब रास्ते पे चलना चाहती है और उसी के मुद्दे पर बीजेपी जो है उसको साधने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में सनातन धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर ही बीजेपी अपना एजेंडा बनाएगी चुनाव के लिए।
तो क्या लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जो तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं, चाहे वो कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा हो या फिर विपक्ष की ओर से किए जा रहे तमाम वादे, इस राम मंदिर मुद्दे के आगे सब फीके पड़ जाएंगे? बिल्कुल किरण, अगर जहां तक बात करें विरोधियों की, विपक्षी पार्टियों की, तो बिल्कुल बात सही, विपक्षी पार्टियों का जो भी एजेंडा है, लेकिन लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बीजेपी का राम मंदिर का यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई है, उसके आगे विपक्षियों का सारा एजेंडा, चाहे उनका भारत न्याय जोड़ो यात्रा हो या जिस भी या यूपी जोड़ो यात्रा हो, उनका सारा एजेंडा बीजेपी के राम मंदिर के आगे या भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के आगे उनका सारा एजेंडा फेल नजर आएगा। और दूसरी चीज ये भी आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इसमें राम मंदिर को लेकर वो भुनाने की कोशिश करेगी, जिसके आगे विपक्ष जो है, मुझे लगता है कि नतमस्तक नजर आएगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में। जी, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए राम मंदिर बनवाने के बाद से बीजेपी अब अपने नए मुद्दों की ओर अग्रसर करने में हर वक्त इस राम मंदिर के मुद्दे को जोड़कर ही जनता के बीच उतरेगी? बिल्कुल किरण, अगर बात करें बीजेपी के लिए, तो बिल्कुल बीजेपी इस राम मंदिर को मुद्दे को लेकर ही क्षेत्र में उतरेगी। दूसरी चीज आपको भी बता दें कि राम मंदिर ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि मथुरा में वहां पे श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को लेकर, ज्ञान वापी को लेकर भी बीजेपी जो है अपना रुख अख्तियार कर रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि कहते बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो अभी झांसी है, काशी मथुरा बाकी है। तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी जो है लगातार राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती आई है। अब उसके बाद जो है बीजेपी जो है राम मंदिर के साथ साथ में ज्ञानवापी और मथुरा के मंदिर को लेकर वो आगामी 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। इसमें बजट पर सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा और विपक्ष इस पूरे बजट पर अपने विचार रखने वाला है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सदन में अपनी बात रखेंगे। दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आ सकते हैं, जो कि अक्सर देखा जाता रहा है। इसके अलावा सदन में प्रश्नकाल सहित कई विधायी कार्य भी होंगे। 11 फरवरी को राजधानी लखनऊ से परिवहन निगम की स्पेशल बसों से विधायक अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। सपा के विधायकों को छोड़कर सभी दलों के विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है और लगातार इस वजह से चर्चा में भी बने हुए हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से पहले बात करते हैं बजट सत्र पर, क्या बजट सत्र पर आज फिर से एक बार विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल किरण, आज यूपी विधानसभा का आज 8वां दिन है और 8वें दिन का ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 8वें दिन जो है आज विधानसभा बजट सत्र में आज हंगामा, बिल्कुल जोरदार हंगामा देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जो है वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसके सबसे खास बात यह है कि 11 फरवरी को प्रदेश के सारे विधायक, सभी पार्टियों के विधायक 11 फरवरी को यहाँ से सरकारी बसों के द्वारा, वीआईपी बसों के द्वारा अयोध्या राम मंदिर के वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में सारे विधायक यहाँ निकलेंगे अयोध्या के लिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी नुमाइंदा उस वहां पे शामिल होने के लिए 11 फरवरी में शामिल होने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने साफ साफ कह दिया था कि हमारे समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक 11 फरवरी को वहाँ शामिल होने नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरी चीज आपको बताते हैं कि आज बिल्कुल आपने सही कहा कि आज विधानसभा सत्र जो है बिल्कुल हंगामेदार होने वाला है। बिल्कुल उसके आसार दिख रहे हैं कि आज
विधानसभा सत्र में बिल्कुल हंगामा होगा और सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ और विपक्ष की तरफ से विपक्ष नेता जो है वो अखिलेश यादव आज वहां पर दोनों नेताओं में आज टकरार देखने को मिलेगी विधानसभा। राजेश, जिस तरह सपा की ओर से पूरी तरह से कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया गया है, तो क्या विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान भी राम मंदिर जाने वाले विधायकों के कार्यक्रम से जुड़ा मुद्दा उठ सकता है? बिल्कुल किरण, बिल्कुल। विपक्ष जो है आज सरकार इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आएगा, क्योंकि राम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि अब अभी तक विपक्ष जो है सरकार को राम के मुद्दे पर घेरते हुए आई है कि राम के नाम पे बीजेपी जो है चुनाव लड़ती है, बीजेपी राम के मुद्दे को लेकर समाज में जाती है, मैदान में उतरती है। तो ये चीज गलत है, लेकिन बीजेपी जो है लगातार सनातन धर्म को लेकर और राम मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ी है और उसके बाद मथुरा और काशी, इन दोनों मुद्दे को भी लेकर चुनाव में करने वाली है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध करते आया है कि भगवान राम को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो आज बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राम मुद्दे को लेकर आज विधानसभा सत्र में हंगामेदार वहाँ पे नजारा देखने के लिए मिलेगा। राजेश, ऐसा नहीं लगता कि सपा सुप्रीमो को इस कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था? क्योंकि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो विवाद दिया उसकी वजह से चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। क्या लोकसभा चुनाव में इस कार्यक्रम के बहिष्कार करने का या फिर सपा के नेता की ओर से जो बयान आया उसका कोई बुरा असर पड़ सकता है पूरी पार्टी पर? बिल्कुल किरण, जहां तक बात करते हैं कि लोगों पे क्या मतलब समाज में क्या असर पड़ेगा इसका, जो अखिलेश यादव ने बोला है, बिल्कुल बात सही है कि समाज, देखिए अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर देश और दुनिया में कितना उत्साह था। बिल्कुल एकदम त्योहार की तरह इसको बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक आस्था है और उस आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, कठोराघात करता है, तो जाहिर सी बात है जनता उसका विरोध करती है। तो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो इस चुनाव के मद्देनजर अगर चुनाव से पहले अगर अखिलेश यादव या शिवपाल यादव या कांग्रेस अगर ऐसी चीजों का बहिष्कार अगर करती है, तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। जी, जिस तरह से सपा दावा करती है कि यूपी में उनकी गहरी पैठ है, क्या भाजपा की ओर से राम मंदिर का मुद्दा जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसकी वजह से एक बार उस पैठ पर भी बुरा असर पड़ सकता है? जी किरण, बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश हमारी गहरी पैठ है, बिल्कुल तो अगर देखा जाए तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की है। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि समाजवादी पार्टी पीटीओ को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राम मंदिर का कोई विरोध कर रहा है, अगर कृष्ण मंदिर का या काशी विश्वनाथ का कोई अगर विरोध कर रहा है, कोई पार्टी का विरोध कर रही है, जाहिर सी बात है सनातन धर्म का विरोध कर रही है। तो सनातन धर्म का आज हमारे प्रदेश में अगर देखा जाए तो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, तो सनातन धर्म का हर वर्ग स्वागत करता है। तो अगर उस धर्म का कोई भी पार्टी के विरोध करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो वर्ग जो है उस पार्टी के से बिल्कुल मुझे लगता है कि नफुक्त नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, अगर पार्टियां इस तरह सनातन धर्म का या मंदिरों का विरोध करती रही, तो जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जो यात्रा 20 मार्च को पूरी होनी थी, अब वो 10 दिन पहले ही पूरी हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यात्रा में बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि ये यात्रा अभी उड़ीसा पहुंची है। राहुल गांधी यात्रा से कुछ समय का ब्रेक लेकर दिल्ली आ गए हैं।
जानकारी मिली है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली 16 फरवरी को चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश में करीब 11 दिन तक चलने वाली थी। 20 जिलों को राहुल ने कवर करने की बात कही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यूपी में राहुल की ये न्याय जोड़ो यात्रा 11 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 6 से 7 दिन तक ही रुकेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होने की बात कह चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल की ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी, जो अब उड़ीसा में पहुंची है और अब उत्तर प्रदेश को साधने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय कम हो चुका है, क्या इसका बुरा असर पूरे इंडिया गठबंधन पर देखने को मिल सकता है? देखिए किरण, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी का यात्रा ये मणिपुर से शुरू हुआ और पूर्वी राज्यों में चल रहा है, तो अगर ओडिशा की बात की जाए तो अभी ओडिशा में उनका कार्यक्रम था, उसके बाद वो उन्होंने रेस्ट किया है, रेस्ट करने के बाद वो दिल्ली में है। तो ऐसे में अब उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कहीं ना कहीं थमने वाली है। यानी 10 दिन पहले जो यात्रा 20 तारीख को मुंबई में समाप्त होने वाली थी, वो 10 दिन पहले का ही उस कार्यक्रम को बताया जा रहा है जी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से चुनाव की भी घोषणा होनी है, चुनाव भी नजदीक आ रहा है, उसको लेकर के भी राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा जिलों को कवर कर पाए। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, 16 तारीख को चंदौली के रास्ते वो दाखिल होंगे उत्तर प्रदेश में और वहां के कुछ जिले हैं, आसपास के जो जिले हैं वहां पर वो पहुंचना चाहते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों तक अपने विचार को पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में वहां उनका जब आगाज होता है तो टीएमसी ने एक बड़ा झटका दिया। उसके बाद अगर बिहार की बात की जाए तो जो बिहार के आर्किटेक्ट है इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार, उन्होंने बड़ा झटका दिया। उसके बाद झारखंड जब यात्रा पहुंची है तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक बड़ा झटका दिया, आज वो जेल में है। तो ऐसी यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी की चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो जहां जहां वो पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं वो यात्रा उनकी विफल होती नजर आ रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो उत्तर प्रदेश में अगर उनकी यात्रा पहुंची है तो वहां भी उनको एक बड़ा झटका लगने की बात कही जा रही है। हालांकि उनके साथ रायबरेली में जुटने की बात सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, जहां जहां बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तो वहां पर उनको एक बड़ा झटका ही लगा। जी रितेश, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए पहले ही यूपी में कांग्रेस का जनाधार काफी कम है, ऐसे में अब जो यात्रा लगभग 12-13 दिन की होनी थी वो सीधे आधी हो चुकी है। क्या इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा? देखिए किरण, मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस की जो यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है, मणिपुर के बाद ओडिशा में, ओडिशा के बाद उन्होंने ब्रेक लिया क्योंकि 3 राज्यों में जब उनकी यात्रा पहुंचती है तो वहां से उनको एक बड़ा झटका लगता है। मैंने आपको पश्चिम बंगाल टीएमसी की बात बताई, उसके बाद झारखंड, बिहार, तीनों जगह के बाद अब जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि अगर उनकी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में 6 से 7 दिन का उत्तर प्रदेश में जो इनका पहुंचने का लक्ष्य था वो 11 दिन का, वो 6 से 7 दिन कर दिया गया है। तो इसका एक बड़ा मामला ये भी सामने आ रहा है कि अभी चुनाव जो डेट निर्धारित होना है या लोकसभा का जो चुनाव समीप आने वाला है, तो ऐसे में गठबंधन के लिए भी बात करनी होगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीट के बंटवारे को लेकर भी बात करना होगा, समय भी कम बचा है उनके पास। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जिसको लेकर के कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कहीं ना कहीं 10 दिन पहले ही होने वाली है। तो ऐसे में अब गठबंधन किस तरीके से चलेगा, 3 राज्यों में आपने देखा कि किस तरीके से ये गठबंधन का झुकाव किस तरफ गया, क्या समस्याएं पैदा हुई। तो ऐसे में अब राहुल गांधी ये भरोसा जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब उनका ये यात्रा दाखिल होगा चंदौली के रास्ते, इस तरीके से वहां पर जिलों में पहुंचेंगे और उनके विचारों के तहत मतदाताओं से अपना वो रुझान बना पाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीटों को किस तरीके से स्थापित करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल किरण, जो मतदाता है उत्तर प्रदेश के हों चाहे भारत के हों, पूरे मतदाता का जो रुझान है वो अपना मूड बना चुके हैं कि उनको अब की बार भारत का प्रधानमंत्री किसको बनाना। रितेश, जहां जहां से राहुल की ये न्याय जोड़ो यात्रा निकल चुकी है, फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कोई भी ऐसी खबर सामने आई है कि इस न्याय जोड़ो यात्रा का जनता पर बहुत बड़ा असर हुआ हो? देखिए, जनता पर कोई असर नहीं, जो राहुल गांधी के प्रशंसक है वो लगातार वहां पर जमे रहे, राहुल गांधी के को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए लगातार वहां पर उनके समर्थक रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के पास समर्थक नहीं है, उनके जो समर्थक थे वो वहां पर पहुंचते हैं, उनकी बात को सुनते हैं।
लेकिन जी। राहुल गांधी को जो झटका लगातार लग रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बिहार की बात की, बिहार जी। में एक बड़ा झटका लगा, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में वो पहुंचने की बात जब शुरुआत हो रही है, तो कौन से नेता उनके गठबंधन में है वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये रूपरेखा तैयार है या नहीं, तो वो मतदाताओं पर कहीं ना कहीं उसका एक बुरा असर पड़ेगा। जी। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन हुआ है, उसमें गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल है, अगर उनके साथ न्याय यात्रा में नहीं पहुंचती है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा मामला यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर के आता है कि मनमाने तरीके से जो सीट दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां भी खपा रहती हैं अंदर ही अंदर। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या होती है। फिलहाल इस यात्रा को समाप्त करने के बाद अब पार्टी में किस तरीके से सीट का बंटवारा होगा, उस पर भी बड़ी चर्चा की जाएगी। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद रितेश। फिलहाल आपने सुना कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा फेज चल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिस तरह से जहां जहां पर भी राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लगभग हर उस राज्य से राहुल गांधी की इस यात्रा को बड़ा झटका ही मिला है। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। एक और जहां सपा सुप्रीमो ने कहा है कि वो रायबरेली में उनकी इस यात्रा में शामिल होंगे, वहीं ये सियासी अटकलें भी लगातार हवा में घुल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका मिल सकता है। फिलहाल राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, उसके बाद झटका लगता है या फिर एक बड़ा जन समर्थन हासिल होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल। जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।